श्रीमद्भगवत गीता में लिखा है, छोटा हो या बड़ा, अपना कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। पूरी निष्ठा से किया गया छोटा काम भी बड़े के समान होता है, इसीलिए किसी भी काम को पूरे मन से करना चाहिए। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन। आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयक लोकसभा में आज चर्चा के लिए सूचीबद्ध। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और अनंतिम कर संग्रह विधेयक 2023 पर लोकसभा में होगी चर्चा। राज्यसभा में विनियोग नंबर 3 विधेयक 2023 और विनियोग नंबर 4 विधेयक 2023 विचार और वापसी के लिए सूचीबद्ध। अमर्यादित व्यवहार के लिए लोकसभा और राज्यसभा से सोमवार को 78 विपक्षी सांसद निलंबित। राज्यसभा में 34, लोकसभा से 30 सदस्य सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित। राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 3 सांसदों का सदन की विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के बाद आज हैदराबाद दौरे पर। हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। 69वें दीक्षांत समारोह में आईआईटी खड़गपुर को दुनिया के शीर्ष संस्थानों में शामिल होने के लिए किया प्रोत्साहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद। 48 नोडल केंद्रों पर 12,000 से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल। 25 मंत्रालयों की 231 समस्याओं का पेश करेंगे समाधान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। भारत में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है। जानते हैं दोनों सदनों में आज के कामकाज के बारे में। आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयक आज लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और अनंतिम कर संग्रह विधेयक 2023 पर भी आज लोकसभा में चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में विनियोग नंबर 3 विधेयक 2023 और विनियोग नंबर 4 विधेयक 2023 विचार और वापसी के लिए सूचीबद्ध है। सोमवार को दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने लोकसभा में सुरक्षा मुद्दे पर गतिरोध किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को विशेष दीर्घा में बैठे श्रीलंका के संसदीय शिष्टमंडल के बारे में सूचित किया। उसके बाद कुवैत के अमीर के निधन के बारे में सदन को जानकारी दी गई और दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने अवरोध कर रहे विपक्षी सदस्यों को सदन के भीतर हुई घटना की गहन जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी और उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इसके अलावा लोकसभा ने डाकघर में सुधार और आधुनिकीकरण करने वाला डाकघर विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर 2 दिन तक चली चर्चा का जवाब संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने दिया। वहीं राज्यसभा में सोमवार को गतिरोध के बीच चर्चा के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। सोमवार को राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 विपक्षी सांसदों को अमर्यादित व्यवहार के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में सुरक्षा के मुद्दे पर सदन में अवरोध करने वाले विपक्ष के 30 सांसदों को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा 3 सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदन ने अवमानना का गंभीर संज्ञान लिया है। सदस्य बार बार आग्रह करने के बावजूद सदन में तख्तियां लेकर आए हैं। With your permission, that this House, having taken the serious note of misconduct of Shri Kalyan Banerjee, Shri A. Raja, Shri Dayanidhi Maran, Shri Aprupa Podar,
श्री परसुर बनर्जी, श्री E.T. मोहम्मद बशीर, श्री G. सेल्वम, श्री C.N. अन्नादुरै, श्री अजिरंजन चौधरी, डॉक्टर सुमति T. सुमति, श्री K. नवस कनी, श्री K. वीरस्वामी, N.K. प्रेमचंद्रन, श्री सौगत राय, श्रीमती शताब्दी राय, श्री आसित कुमार माल, श्री कौशलेंद्र कुमार, श्री अंटो अंटोनी, श्री S.S. पळनी मणिक्कम, श्री तिरुवक्कसर, श्रीमती प्रतिमा मंडल, श्रीमती काकोलो घोष दस्तीदार, श्री K. मुरलीधरन, श्री सुनील कुमार मंडल, श्री रामलिंगम, श्री K. सुरेश, श्री अमर सिंह, श्री राजा मोहन उन्नीथन, श्री गौरव गोगोई and Shri T.R. Balu in utter disregard to the House and the authority of the chair, including the display of placards in the House, and having been named by the chair, resolve that the above mentioned members may also be suspended from the service of the House for the remainder session of the Rule 374-2. And sir, with your permission, I also move that Shri Jaykumar, Shri Abdul Khalik and Shri Vasant MP be suspended till the report of the Committee of the Privilege for creating the great disorder in the House. The behavior of the above said members may kindly be referred to the Privilege Committee and they need. ये विपक्ष के अनेक प्रमुख सदस्यों सहित 45 सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 34 विपक्षी सदस्यों को सदन के शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित किया, जबकि 11 सांसदों को सदन की विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित कर दिया गया। With your kind permission, I move the following motion that this House is of the opinion that the dignity of the upper house, that is the House of Elders, which is ordained to enlighten the 140 crore people of the largest democracy, has been sacrileged beyond tolerance by the misconduct of Srimati J.B. Mehtar Hisham, Dr. L. Hanumantaiah, Shri Neeraj Dangi, Shri Rajmani Patel, Shri Kumar Ketkar, Shri G.C. Chandrasekhar, Shri Binoy Biswam, Shri Sandosh Kumar P, Shri M. Mohammad Abdullah, Dr. John Pretas and Shri A.A. Rahim, who continuously shouted slogans and displayed placards, thereby disrupting the proceedings of the House in gross violation of the rules of the House and utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the cases of the above mentioned members, Srimati J.B. Mehtar Hisham, Dr. L. Hanumantaiah, Shri Neeraj Dangi, Shri Rajmani Patel, Shri Kumar Ketkar, Shri G.C. Chandrasekhar, Shri Binoy Biswam, Shri Sandosh Kumar P, Shri M. Mohammad Abdullah, Dr. John Pretas and Shri A.A. Rahim be referred to the Committee of Privileges under Rule 191 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha, for examination, investigation and report within the period of 3 months, and the said members be suspended from the service of the Council till the House has the benefit of the report of the Committee of Privileges. अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हैदराबाद दौरे की। हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी के शताब्दी समारोह में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। सोमवार को राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के दौरे पर थीं। उन्होंने IIT खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया की प्राचीन ज्ञान परंपरा वाले हमारे विशाल देश का एक भी शैक्षणिक संस्थान दुनिया के शीर्ष 50 शैक्षणिक संस्थानों में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में देश की सबसे पुरानी IIT होने के नाते IIT खड़गपुर को प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि रैंकिंग की दौड़ अच्छी शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अच्छी रैंकिंग न केवल दुनिया भर के छात्रों और प्रोफेसरों को आकर्षित करती है, ये देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे विश्व में हमारी IIT प्रणाली की प्रतिष्ठा है। IIT को प्रतिभा और प्रौद्योगिकी का इंक्यूबेशन केंद्र माना जाता है।
IIT खड़गपुर को देश का पहला IIT होने का गौरव हासिल है। इस संस्था ने लगभग 73 वर्षों की अपनी यात्रा में अनूठी प्रतिभाओं को तराशा है और देश के विकास में इसका योगदान अतुलनीय है। संस्थान का ध्येय वाक्य है योगो कर्मसु कौशलम। इसका मतलब है कर्म की कुशलता ही योग है। भगवत गीता का ये उपदेश आपको प्रेरित करता है कि आप जो भी कार्य करें पूरी दक्षता और निष्ठा से करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं राष्ट्र की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। आपका कर्मयोगी भाव समाज व राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रस्तुत करे। मुझे खुशी है कि जीवन का ये गूढ़ मंत्र आपकी प्रेरणा का स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब निसंदेह अपने प्रोफेशन में उच्चतम श्रेणी का कार्य करेंगे। आप जहां भी होंगे अपने संस्थान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान और शिक्षा का प्रयोग कर नवाचार करेंगे। आपको याद रखना है कि समाज और देश को आपसे बहुत अपेक्षा है। आप अपने प्रोफेशनल जीवन में तो एक्सेलेंस हासिल कर ही रही है, साथ ही अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करें। आप सदैव याद रखें कि आपका हर विचार, हर स्वप्न और हर कदम मानवता की बेहतरीन के लिए समर्पित हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार 20 दिसंबर को तेलंगाना के यादाद्री भुवनागिरी जिले के पोचमपल्ली में वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित हथकरघा और कताई इकाई और थीम मंडप देखने जाएंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति बुनकरों से बातचीत भी करेंगी। कल शाम को राष्ट्रपति सिकंदराबाद में MNR एजुकेशनल ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री आज रात को करीब 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले आज से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसके तहत छात्रों को सरकार के मंत्रालयों और विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017 में लॉन्च किए गए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ने युवा नवोन्मेषियों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की है। पिछले 5 संस्करणों में विभिन्न क्षेत्रों में कई नवीन समाधान उभरे हैं और स्थापित स्टार्टअप के रूप में सामने आए हैं। इस बार 44,000 टीमों ने 50,000 से अधिक विचार प्रस्तुत किए हैं, जो पहले संस्करण के मुकाबले 7 गुना ज्यादा हैं। देश भर में 48 नोडल केंद्रों पर 12,000 से अधिक प्रतिभागी और 2,500 से अधिक निर्देशक भाग लेंगे। कुल 1,282 टीमों का चयन हुआ है, जो अंतरिक्ष तकनीक, स्मार्ट एजुकेशन, आपदा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ड्रोन, विरासत और संस्कृति विषय से जुड़े मुद्दों पर समाधान प्रस्तुत करेंगी। प्रतिभागी टीमें 25 केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों के 51 विभागों की 231 समस्याओं के लिए सुझाव और समाधान देंगी। प्रत्येक विजेता टीम को एक समस्या के समाधान के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों का विकास बहुत जरूरी है। सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हजारों गांवों और शहरों तक पहुंच चुकी है और अब वाराणसी समेत पूरा देश विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करीब 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करेंगी। प्रधानमंत्री ने समर्पित माल गलियारे में लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों को रवाना किया। इसके अलावा
उन्होंने वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी और दोहरी घाट मऊ मेमू रेलगाड़ी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने वाराणसी रेल कारखाना द्वारा बनाए गए 10,000वें इंजन को भी रवाना किया। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के हर किसान के बैंक खाते में अब तक 30,000 रुपये जमा कराए जा चुके हैं। जिन छोटे किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, उन्हें भी ये सुविधा दी जा रही है। हमारी सरकार प्राकृतिक खेती पर बल देने के साथ ही किसानों के लिए आधुनिक व्यवस्था भी बना रही है। अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें सभी किसान ड्रोन को देखकर बहुत उत्साहित हो रहे हैं। ये ड्रोन हमारी कृषि व्यवस्था का भविष्य गढ़ने वाला है। इससे दवा हो, फर्टिलाइजर हो, इनका छिड़काव और आसान हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने नमो ड्रोन दीदी अभियान भी शुरू किया है। गांव में लोग उसको नमो दीदी बोलते हैं। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब काशी की बहन बेटियां भी ड्रोन की दुनिया में धूम मचाने वाली है। इससे पहले वाराणसी के उमराहा में स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के दशकों बाद देश के आध्यात्मिक स्थलों को अब विकास की किरण दिख रही है और साथ ही देश आर्थिक विकास में भी रिकॉर्ड बना रहा है। स्वर वेद मंदिर के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंदिर आध्यात्मिकता, ज्ञान और योग तीर्थ का जीवंत उदाहरण है। सुंदर डिजाइन, 125 पंखुड़ियों वाले कमल के गुंबद और 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला 7 मंजिला मंदिर एक प्रतिष्ठित ध्यान केंद्र भी बन जाएगा। मंदिर का निर्माण लगभग 20 वर्षों से चल रहा था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प भारत यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत भी की। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। मैं 3 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ सर। कितनी जमीन है आपकी? 3 एकड़ मेरे पास जमीन है सर। पूरे में मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। पहले से क्या अनुभव ज्यादा आया सर जी? अब जिससे मैं शुरू में किया थोड़ी अनुभव मुझे कम था, थोड़ी गड़बड़ी आई, लेकिन माननीय कृषि विभाग जो है मुझे माननीय पालेकर साहब के यहाँ भेज करके ट्रेंड कराया। वहाँ से आने के बाद जब मैंने उस मेथड को अपनाया तो मेरा पैदावार उतना ही हुआ जितना पहले फर्टिलाइजर वाले से होता था। अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर। पैसा कितना बच गया आपका? अरे सर, फर्टिलाइजर में मेरा कम से कम 25 से 30 हजार रुपये निकल जाता था, वो बच गया। इसके बाद मेरी जो उत्पादन हो रही है इसकी कीमत भी 5 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा करके ही मिलती है। लोगों को मालूम है कि आप ऐसा? जी मालूम हो गया है। तो सर अब बड़े आसानी से हम अपनी खेती अगल बगल के किसान देखने के लिए आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। बहुत फायदा है, बहुत पैसा भी बचता है, जमीन बच जाती है सर। सबसे बढ़िया फायदा ये हो रहा है कि मेरी मिट्टी दिन पर दिन उपजाऊ हो रही है। हाँ, वो केचुए जो है केचुए काम करते हैं सारे, इससे बहुत उग गए। और इसके साथ साथ आप अकेले काम करते हुए 1 लाख केचुए काम करते हैं। ये सब ड्रोन दीदी है? वाह, चलाना आ गया? यस सर। सीख लिए? यस सर। तो ये देख करके गांव वाले घबरा जाएंगे? नहीं सर, घबराएंगे नहीं। बताएंगे सर। बहुत अच्छे साल तो हो रहे हैं तब करने के लिए कि हाँ लाइए हम लोग भी करेंगे।
हम लोगों को बताया तो वो लोग और भी खुश हो रहे हैं, किसान भाई भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये आसानी से सारा हम लोग स्प्रे इसका कर लेंगे और कम समय में इसकी लागत भी अच्छी हो जा रही है और हमारी धरती माँ की जो उर्वरक चली जा रही है उससे हम अपनी धरती माँ को भी आसानी से बचाया जा सकते हैं। इसको गाँव वाले नमो दीदी बोलते हैं। हाँ सर। तो ये क्या पिज्जा खिलाती हो? श्री अन्न बाजरे श्री अन्न है, श्री अन्न से बना है पिज्जा ये। बाजरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे मित्र, आपके लिए कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। इससे पहले स्कोल्स ने एक्स पर कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण की जानकारी दी थी। देश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। केंद्र ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 मामलों में वृद्धि और देश में नए JN.1 संस्करण के पहले मामले का पता चलने के बीच निरंतर निगरानी बनाए रखने के लिए कहा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने रेखांकित किया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार और सहयोगात्मक कार्यों के कारण हम कोविड-19 ट्रैजेक्टरी को कम बनाए रखने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि चूंकि कोविड-19 वायरस का प्रसार जारी है, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में चुनौतियों के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सुप्रभात में अब बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा की। परीक्षा पे चर्चा एक सालाना आयोजन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों के साथ संवाद करते हैं और परीक्षा से जुड़े उनके सवालों के जवाब देते हैं। परीक्षाओं के दौरान अपने डर पर काबू पाने और परीक्षाओं को त्योहार की तरह मनाने का मंत्र जानने के लिए आप परीक्षा पे चर्चा 2024 की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने का मौका जीत सकते हैं। जी हाँ, परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। ये इस कार्यक्रम का 7वां संस्करण है। इसका हिस्सा बनने के लिए आपको जाना होगा innovateindia.mygov.in पर। 12 जनवरी 2024 तक इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको पंजीकरण कराना होगा। आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आप स्वयं को माता पिता, शिक्षक या छात्र के रूप में लॉगिन कर सकते हैं। ये प्रतियोगिता कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए खुली है। आपको अधिकतम 500 अक्षरों में अपना प्रश्न प्रधानमंत्री को भेजना होगा। माता पिता और शिक्षक भी विशेष रूप से उनके लिए डिजाइन की गई ऑनलाइन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। सुप्रभात में अब बात करते हैं मौसम की। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेल और सड़क परिवहन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने हिंद महासागर और दक्षिण श्रीलंका तट के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती संचरण के कारण तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये कन्याकुमारी और आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, तेनकासी, विरुधुनगर और तेनी जिलों में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली में हैं। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 19 दिसंबर साल 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ।
गोवा की इस आजादी के दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना ने पुर्तगाली शासन के विरुद्ध गोवा, दमन और दीव पर आक्रमण किया और लगभग 450 सालों के बाद गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। इस अभियान को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। लगभग 36 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक जमीनी, समुद्री और हवाई हमले हुए और भारत ने अंततः पुर्तगाल के अधीन रहे इस क्षेत्र को अपनी सीमा में मिला लिया। इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 में इस केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया, जिसके बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बना, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। 19 दिसंबर साल 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के 4 क्रांतिवीरों में से 3 क्रांतिवीर शहीद हुए। ये 3 क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। चौथे क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के उग्र स्वभाव को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने भयवश उन्हें 2 दिन पहले ही फांसी दे दी। अगस्त 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में इन क्रांतिवीरों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया था कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि अंग्रेजी शासन के विरोधी हैं।